देहरादून में किया गया नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। एनआईआरएफ इंस्टीट्यूट में पोर्टल का किया शुभारंभ। बीजेपी अभियान के तहत दोनों मंडलों में कर रही सदस्यता अभियान कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से होता है चुनाव। आपदाग्रस्त क्षेत्र में दी जा रही सुविधाएं। दर्जनों गांव में विद्युतीकरण सुचारू की गई। टिहरी के घनसाली में कुछ दिन पहले ही आई थी आपदा। लालकुआं में आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का तहसील में प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। दिया 1 सप्ताह का समय। और घोड़े खच्चरों के लिए खुला केदारनाथ मार्ग। 31 जुलाई को आई आपदा से रास्ते हुए थे ध्वस्त। राशन और जरूरतमंद लोगों को सामग्री की आपूर्ति भी अब सुचारू कर दी गई है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास आपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी इस चुनौती को साकार रूप देकर राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्यस्थल पर नवाचार का प्रयोग करेंगे, समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और रोजगार पर शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले 3 सालों में 16,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत कई अन्य गणमान्य और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहां पर उपस्थित नजर आए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के उस बयान पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसमें विधायक उमेश कुमार ने सरकार गिरने के षड्यंत्र की बात कही। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं और इसके बावजूद निर्दलीय विधायक के पास यह जानकारी पहुंच जाती है कि सरकार गिरने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि उमेश कुमार को सबूत और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं और कोई सरकार गिरने की साजिश रच रहा है।
वही बीजेपी विधायक खजान दास ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि निर्दलीय विधायक ने यह बयान क्यों दिया, किस आधार पर दिया, ये वही बता सकते हैं, लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं है और हम सभी लोग संगठन के निर्देश के तहत काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है तो वो सबूत दें। किसी की हिम्मत नहीं है। हम इस समय 46 मेंबर्स हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी की, और जिनका नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या उनको कोई भनक लगी है, क्या उनके पास कोई इस प्रकार के सबूत है, तो आप लोगों को पता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा विशेषकर कि आप लोग उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन ऐसा तत्व है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, या किसी के कहने पर या पैसे के बल किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है, एकजुटता के साथ रह रही है, और हमारे नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं क्या? बिकाऊ हैं भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए, और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आपके धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल हैं, वो ऑन सेल हैं, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर गैरसैंण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के मामले में कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के समय को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। कई बार ऐसा हुआ है जब कार्य मंचन समिति की बैठक में सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस केवल राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस को हर विषय पर प्रश्न खड़ा करने का एक आदत सी बन गई है। ये ठीक है कि सरकार के पास जितना एजेंडा होता है उस एजेंडे के आधार पर तिथियाँ तय होती हैं, लेकिन उसके बाद कार्य मंत्रणा भी होती है। कार्य मंत्रणा में अनेकों बार सत्र की तिथियाँ बढ़ी हैं। तो कांग्रेस के लोग जो कार्य मंत्रणा समिति में रहते हैं, उनके मुंह पे ताले क्यों बंधे रहते हैं गैरसैंण जाने के बाद? और सत्य तो यह है, गैरसैंण के अंदर सत्र को रोकने का षड्यंत्र अगर कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। मैं व्यक्ति और मौके के आधार पर इस बात को भी कह सकता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, जबकि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। पार्टी का कोई कितना भी पुराना सदस्य हो, एक समय के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत आजकल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी।
कांग्रेस ना तो सदस्यता अभियान चलाती है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता का भाव निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद हम अपनी मेंबरशिप करते हैं। हम जहाँ युवाओं को जोड़ते हैं, महिलाओं को, समाज के वर्ग को जोड़ते हैं, वहीं हमारे दल के अंदर पूर्व में कार्यकर्ता सदस्य रहा हो उसको भी एक कालखंड के बाद नई सदस्यता लेनी पड़ती है। ये लोकतांत्रिक पार्टी की पद्धति है। हमारे संगठन चुनाव सदस्यता के आधार पर होते हैं और बूथ से लेकर मंडल और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद रहता है। उनके यहाँ अध्यक्ष अगर चुन भी जाएँ तो अध्यक्षों का अर्थ समाज समझता है कि एक परिवार द्वारा ही वो संचालित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी उस आधार पर हम अपना सदस्यता कार्यक्रम चलाते हैं। देखिए, सदस्यता अभियान का जो प्रथम चरण है उस दृष्टि से हमारे अभी अभियान को गति देने के कार्यक्रम तय हुए हैं। हमने प्रदेश की कार्यशाला कर दी है, हमारी जिलों की कार्यशाला समाप्त निपट चुकी हैं। अभी मंडल की कार्यशाला भी हमारे आज तक सारी कार्यशालाएँ संपन्न हो जाएंगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन प्रधानमंत्री को सदस्य बनाएंगे उसी दिन से हमारे राज्य के अंदर भी हम अपने संस्था के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करेंगे। हम जहाँ मोबाइल के माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप करेंगे, वही हम QR कोड के माध्यम से करेंगे, नमो ऐप के माध्यम से करेंगे और जहाँ टावर नहीं है वहाँ हम रसीद के माध्यम से भी अपने संस्था कार्यक्रम आगे। उत्तराखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्ते में बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कमेटी गठित करने के फैसले का सुझाव दिया है। गणेश गोदियाल ने अपने वेतन बढ़ोतरी को नहीं लेने का भी फैसला किया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों पर कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। समय, परिस्थिति और काल के आधार पर व्यक्ति विशेष को खुद अपना फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिनको वेतन बढ़ोतरी नहीं चाहिए वो ना ले। विधानसभा में सर्वसम्मति से इस पर फैसला हुआ है कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा इसके सदन के अंदर कोई चीज़ बहुमत के आधार पर खड़ी होती है तो उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की स्थिति बनती नहीं है। ये ठीक है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर जब हर संस्थान, हर इकाई अपने व्यवस्थाओं की दूसरे वेतन वृद्धि करती है उसका एक प्रभाव है। मैं भी कहता हूँ जिसको नहीं लेनी है, लोकतांत्रिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र में व्यक्ति है, जिसको अपनी सारी पेंशन छोड़नी है, सक्षम है, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जिनका समाज के अंदर डेली का आना जाना है, उनका समाज से डायरेक्ट संपर्क रहता है। जो घर में पड़े हैं उनको तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन समाज के बीच में रात दिन दौड़ने वाले को जो आवश्यकताएं थे उसकी चिंता सरकार भी कर। और अब बात टिहरी की करेंगे। टिहरी घनसाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले आई आपदा से जहां एक और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था, अब दर्जनों गांव में विद्युतीकरण सुचारू कर दी गई है। आपको बता दें कि खाद्यान्न संकट या फिर अन्य रोजमर्रा की चीजों को प्रशासन के माध्यम से बहाल कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि खाद्यान्न विद्युतीकरण की जो लोगों की शिकायतें आई थी उसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। दर्जनों गांव जो कि अति संवेदनशील है, उन गांवों में सभी तरह की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है और जो गांव बहुत अधिक संवेदनशील हैं उन गांवों का भूभागीय सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनका ये भी कहना है कि तत्काल शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।
घनसाली में कई जगह बादल फटने की घटनाएं या अतिवृष्टि के कारण आपदा की सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से कई सारे विलेजेस में बिजली पानी की लाइनें टूट गई। परंतु अभी जो वर्तमान में जो अपडेट है वो यही है कि सभी जगह हमारी बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। पेयजल की व्यवस्थाएं भी जहाँ जहाँ परमानेंट डैमेज थे वहाँ पर टेम्परेरीली हमने भी पानी चला दिया है, और जैसे ही थोड़ा बारिश कम होगी हम परमानेंट नेचर के काम भी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अभी कनेक्टिविटी के इश्यूज़ बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी पुलियाँ हैं, जो गांव के आंतरिक मार्ग हैं वो डैमेज हैं, उनको खोलने का कार्य भी गतिमान है। और जगह जगह जहाँ भी खाद्यान्न की समस्या की भी बात आ रही थी वहाँ भी सफिशिएंट हमने राशन पहुँचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार सर्वे कर रही हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति या गर्भवती माता किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, तो पूरी टीम लगातार कार्य कर रही है। और बारिश ऑल्दो डेली करीबन वहाँ पे उस क्षेत्र में बारिश होती है, परंतु सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा युद्ध स्तर पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कार्य किया। और अब आगे बढ़ते हुए बात नैनीताल की करेंगे। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर फिर से एक बड़ा भूधसाव हुआ है। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया है, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। 1 महीना पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी है, जिसमें लगातार इस तरह से धंसाव हो रहा है। और अब बात लाल कुआं की। लाल कुआं में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। शहर के सभी प्रमुख छोटे बड़े मंदिरों व कई स्थानों पर आकर्षण सजावट यहां पर देखने को मिली है। आकर्षक सजावट जो थी वो यहां पर देखने को मिली है, और इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अपने अपने तरीके से कृष्ण का उत्सव मनाया गया है। कई जगहों पर कृष्ण जी के केक काटे गए हैं। इधर शहर के अवंतिका कुंज, देवी मंदिर, मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर व पीपल मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्हैया के दर्शन किए हैं। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। वहीं शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां निकाली गई है, और जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी है। वहीं AVPL चैनल की ओर से नन्हे मुन्ने बच्चों में कृष्ण डांस की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पोशाक पहनकर राधा कृष्ण बनकर मंच पर डांस करते नजर आए हैं। वहीं विजेता एवं उपविजेता बच्चों को चैनल हेड विनोद अग्रवाल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पौड़ी पुलिस द्वारा कंडोलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का भी शुभारंभ विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौड़ी और DFO गढ़वाल, वान प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया है। जिसके बाद पुलिस परिजनों, कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों ने कई सांस्कृतिक रंगारंग और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी हैं। प्रसिद्ध लोक गायक मनोज सागर और उनकी टीम द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गीतों के साथ नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई है। उनकी प्रस्तुतियों पर दर्शक भी झूमते हुए नजर आए हैं। सिद्धि विनायक डांस ग्रुप कोटद्वार द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव की नृत्य प्रस्तुतियां दी गई। वहीं पुलिस लाइन के कलाकार ने भी नृत्य प्रस्तुति दी है उन्होंने, और इस मौके पर यमराज की पेशी नाटक का मंचन भी यहां पर किया गया है। कंडोलिया मैदान में इस दौरान सभी थानों की झांकियां और स्वयं सहायता समूह के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी और अपर पुलिस अधीक्षक संचार अनूप काला और क्षेत्राधिकारी पौड़ी अनुज कुमार वहां पर मौजूद नजर आए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात जनपद पौड़ी की करेंगे। जनपद पौड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, तो वहीं यहां पर खांडू शैण
स्थित जिला कारागार परिसर के शास्त्रागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर झांकी सजाई गई है। शास्त्रागार में सजी झांकी के बाहर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए जिला कारागार के जेलर डीपी सिन्हा ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जिला कारागार परिसर में पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संध्या काल से ही परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन तेज कर दिया गया और रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि हर वर्ष जिला कारागार में कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों की भी काफी सक्रियता होती है। बताया कि रात भर भजन कीर्तन के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव को स्थानीय निवासियों द्वारा श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा इस दौरान जिला कारागार प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा भी यहां पर की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने श्री कृष्ण राधा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। वहीं उन्होंने मसूरी के होटल के सरकार में प्रेस वार्ता कर बताया है कि उत्तराखंड के थानों में लेखा गांव का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर के लेखक रहकर अध्ययन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत भी की है व उनको सभी प्रकार की सुविधा देने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लेखा गांव में 1 लाख से ज्यादा कई प्रकार की पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। वो लेखा गांव में हिमालय म्यूजियम भी बनेगा। लेखा गांव के माध्यम से लेखक, पत्रकारों, साहित्यकारों द्वारा लिखी गई लेख का प्रकाशन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि लेखा गांव में यहाँ पर उत्पत्ति जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पीड़ा से हुआ है, क्योंकि उनके मन में था कि देश में लेखकों को उनके अनुरूप सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है और कई लेखक अपने अंतिम दिनों में काफ़ी बुरे दौर से गुजरते हैं। ऐसे में लेखा गांव में वृद्ध लेखकों और साहित्यकारों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वो अपने जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लेखा गांव में नई रचनाकारों के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर वो नए लेखकों को तैयार किया जाएगा। ये लेखक गांव मुझे लगता है कि हमारे कुछ मित्रों के मन में आया, क्योंकि ये लेखक गांव की उत्पत्ति अटल जी की पीड़ा से हुई है। क्योंकि उनके मन में था कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है और निराला जी का और बहुत सारे लेखकों का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि वो अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में वो पशुओं से भी बदतर उनकी मौत हुई, कोई देखने वाला नहीं था। तो वो उनकी जो पीड़ा थी, तो हमारे कुछ मित्रों ने ये महसूस किया कि उस पीड़ा को कोई स्वरूप देना चाहिए। तो एक लेखक गांव जो ऐसे श्रेष्ठतम लेखक होंगे, यदि उनको लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण में उनके पास कोई नहीं है, तो उनको लगेगा कि नहीं, उनके साथ लेखक गांव है और इसलिए उनका वो गांव होगा और नए रचनाकारों के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जब हम अपनी पीढ़ी को जो विज्ञान पर, संस्कृति पर, प्रकृति पर, विभिन्न क्षेत्रों में जो लिखने का रुचि रखते हैं, जिनके अंदर वो प्रतिभा है, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। नए लेखकों को भी वहाँ पर तैयार किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मसूरी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में 25वां ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यान स्मृति स्किल्स एंड साइट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आपको बता दें, जिसका शुभारंभ मसूरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ज्योता मुखर्जी ने प्रतिभाग में भाग लेकर किया है। प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है और इसका शुभारंभ किया है। खिलाड़ियों का परिचय उन्होंने लिया है और उन्होंने मसूरी स्पोर्ट्स क्लब को बधाई देकर आभार व्यक्त किया कि मसूरी में मैदान की कमी होने के बाद
बावजूद लगातार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक रूपचंद गुरुजी ने कहा है कि 25 साल से मसूरी स्पोर्ट्स क्लब मेजर ध्यान स्मृति 6 एंड साइड हॉकी प्रतियोगिता कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि क्लब ने टूर्नामेंट की शुरुआत 25 साल पहले की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि टूर्नामेंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मसूरी भिलाड़ू स्टेडियम के निर्माण न होने से खेल प्रेमियों में काफी मायूसी है। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने कहा है कि मसूरी स्पोर्ट्स क्लब ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर खेल आयोजित करता रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। शुरुआत में जब हम 25 साल पहले इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी, तो इस शुरुआत को करने के लिए हमें 750 रुपये इकट्ठे करके हमने टूर्नामेंट इस्तेमाल करा था। आपको घर में शुरुआत करी थी, तो हमारा एक मसूरी में ग्राउंड ना होने से, मैदान ना होने से, तो आपको घर में एक सीमेंटेड फ्लोर था स्केटिंग का, तो उस पर कराना शुरू करा। हमने कहा भाई खाली बैठ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम बच्चों को यानी कि स्पोर्ट्स और राष्ट्रीय खेल के दिवस पे इसको हॉकी को कराते थे। दिक्कत यह है 33 लाख रुपया सरकार ने उस ग्राउंड पे खर्च कर दिया है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 नवंबर 2022 को वहाँ पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन बीते 25 सालों से लगातार राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता करवाता रहा है और इस बार हमारा ये 25वीं प्रतियोगिता है, सिल्वर जुबली टूर्नामेंट है और इसमें लगभग देश के विभिन्न प्रांतों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें हम 4 ग्रुप रखे हैं इस साल। अंडर 14 बॉयज़ और अंडर 19 बॉयज़ लोकल टीमों के लिए है और ओपन इसमें बाहर की टीमें हैं, अधिकतर सीनियर गर्ल्स और सीनियर बॉयज़। और प्रतियोगिता आज शुरू हुई है, ये 4 दिन की प्रतियोगिता है और 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस पर इसका समापन होगा। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।